Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn 10 common phrasal verbs for beginners. This is the third lesson of our series of 100 common phrasal verbs for beginners. If you haven't watched the previous two lessons, I'll provide link in description section to watch those lessons as well. And let's begin with our today's lesson. Our first phrasal verb is ring up. Ring up has two different meanings. One is to call someone on phone and second one is to record sale on a cash register. देखें, टू कॉल समवन ऑन फोन, किसी को फोन पे कॉल करते हैं जो हम कॉमनली करते हैं, उसको रिंग अप करना कहते हैं। उसके लिए भी ये फ्रेजल वर्ब रिंग अप यूज होता है। जो इसका सेकंड मतलब है उसको जरा जरा समझ लीजिए। जब कभी हम किसी भी जगह पर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर वो जो सेल्स के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, कैशियर बैठा होता है या जो सेल्स मैनेजर बैठा होता है, जो सेल्स को रिकॉर्ड करता है। पहले तो कैश रजिस्टर्स होते थे, उनमें रिकॉर्ड किया जाता था। अब आपने देखा होगा मशीन्स वगैरह होती हैं, वो जो भी आपने परचेजिंग की होती है वो उसको सारे को वो उस मशीन में वो जो भी कंप्यूटर वहां पड़ा होता है उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसको उसको रिकॉर्ड करने का जो है उसको रिंग अप करना कहते हैं। मैं इसको सेंटेंसेस में समझाती हूँ। Our first sentence is just ring up the airport and ask for the time of the next flight. इसका मतलब ये है कि मतलब कि सिर्फ एयरपोर्ट पे जो है वो कॉल करो, वहां पर रिंग अप करो, मतलब एयरपोर्ट पे कॉल करो और उसे जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसका टाइम पूछो। ठीक है। अब जो सेकंड मीनिंग हमने यहाँ पर पढ़ा है उसका जो सेंटेंस है वो है द सेल्स मैनेजर रैंग अप ऑल आवर परचेजेस। कि जो सेल मैनेजर वहां पर जो भी खड़ा हुआ था, जो भी हमने परचेज की चीजें, उसने रैंक अप की तमाम हमारी परचेजेस को, मतलब कि उसने उन तमाम जो भी हमने खरीदा है वहां पर उस सबको रिकॉर्ड किया। वहां पर जो भी वहां पर रिकॉर्ड का सिस्टम पड़ा हुआ था उसमें उसने वो सारी हमारी परचेजेस को रिकॉर्ड किया। ठीक है। तो सेल को रिकॉर्ड करने को भी रैंक अप करना कहते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो बैक। गो बैक जो है बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू रिटर्न। किसी भी जगह पर वापस जाना। कोई भी आप कहीं पर हैं और वापस किसी पॉइंट पर जाना जहां पर आप पहले थे लेकिन अब आप उस पॉइंट से आगे आ गए हैं और उस पिछले पॉइंट पे, प्रीवियस पॉइंट पे वापस जाने को, रिटर्न करने को गो बैक करना कहते हैं, वापस जाना। ठीक है। बड़ा सिंपल, बड़ा कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये। और इसका सेंटेंस होगा शी हैड टू गो बैक टू हर ओल्ड जॉब। मतलब कि वो पहले जो जॉब कर रही थी किसी वजह से उसने अपनी वो जॉब छोड़ दी, लेकिन आगे फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि उसको वापस अपनी पुरानी जॉब पर जाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि शी हैड टू गो बैक टू हर ओल्ड जॉब, कि वो अपनी वापस जो उसकी जॉब थी उसको वापस अपनी पुरानी जॉब पर जाना पड़ा। अब थर्ड फ्रेजल वर्ब इज पिक आउट। पिक आउट का मतलब होता है टू चूज वन थिंग फ्रॉम द ग्रुप। देखिए, बहुत सारी चीजें पड़ी हो, उनमें से अगर आप कोई एक चीज को चुन लें, उसको चूज कर लें, तो उसको पिक आउट करना कहते हैं। जैसे कि ढेर सारे पेन पड़े हों, उन पेन्स में से आप कोई एक पेन अपने लिए चूज करें। ठीक है। जब हम खरीदने के लिए जाते हैं चीजों को, कितनी सारी चीजें पड़ी होती हैं, उनमें से हम किसी एक चीज को ही चुनते हैं। जैसे शूज खरीदने जाए हैं तो वहां पर डिस्प्ले पे कितने सारे शूज लगे होते हैं और उसमें से अगर आप एक जो शू है अपने लिए वो चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इतने सारे जूतों में से एक जूते को पिक आउट किया। ठीक है। तो जो भी ग्रुप ऑफ चीजें पड़ी हो उनमें से किसी एक चीज को चुन लेने को पिक आउट करना कहते हैं। और इसका सेंटेंस होगा शी टुक सो लॉन्ग टू पिक आउट अ ड्रेस फॉर हर। कि उसने अपना एक ड्रेस चुनने में, जो भी उसको चाहिए था, खरीदने गई वहां पे, उसने उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। शी टुक सो लॉन्ग। टुक सो लॉन्ग का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा किसी काम को करने में टाइम लगाने को आप कहते हैं कि दैट पर्सन टुक सो लॉन्ग, कि उसने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया अपना एक ड्रेस चुनने में। Our next phrasal verb is chip in. Chip in के दो different meanings हैं। First है several people give money for one thing और second है to interrupt a conversation। जो पहला मतलब है, कोई भी एक काम के लिए, किसी भी एक चीज के लिए अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें पैसे मिला रहे हों उस एक चीज को खरीदने के लिए, तो इसका मतलब है कि सबने चिप इन किया। जैसे कि हम अक्सर अब देखा होगा, जैसे बहन भाई होते हैं, अगर पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे आ रही है या पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही है, तो जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में पैसे जमा करके अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट बाय करते हैं। तो इट मीन्स कि उन सब जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने चिप इन किया उस गिफ्ट को बाय करने के लिए, कि उन सब ने पैसे मिलाए एक गिफ्ट खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट देने के लिए। ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक चीज को खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने चिप इन किया। जो इसका सेकंड मीनिंग है उसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर कोई बात कर रहा है और किसी की गुफ्तगू को बीच में काट देने को, किसी को इंटरप्ट कर देने को, किसी की बात को बीच में काट देने को भी चिप इन करना कहते हैं।
इसका सेंटेंसेस देखते हैं। जो पहले मतलब में इसका सेंटेंस है वो ये है कि व्हेन वी गो आउट वी चिप इन फॉर द मील, कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम मील के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं, हम सारे मिलकर उसका पैसा देते हैं, उसके पैसे देते हैं, ठीक है, उसको बाय करते हैं। देखिए जब भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जब वो गो आउट करते हैं तो अक्सर फ्रेंड्स ये अपने बीच में ये बात रखते हैं, ये रूल रखते हैं कि हम सब खाने के लिए इकट्ठे पैसे देंगे। या जब कजिन्स वगैरह जाते हैं बाहर गो आउट करते हैं, या बहन भाई सिबलिंग्स जाते हैं, तो अगर आपके बीच में ये है कि आपने खाने के लिए सबने इकट्ठे ने पैसे देने हैं, तो इट मीन्स कि आप चिप इन कर रहे हैं। और इसका सेकंड सेंटेंस होगा, इट्स एन इल मैनर टू चिप इन समवन, कि ये बहुत ही इल मैनर है, बहुत ही बदतहजीबी है कि आप किसी को चिप इन करें, मतलब कि किसी की गुफ्तगू को, किसी की बात को बीच में काटे और अपनी बात करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ही बदतहजीबी है, बदतमीजी है, इल मैनर है ये। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक इन। ब्रेक इन के भी दो डिफरेंट मीनिंग है। एक तो है टू एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, किसी के घर में बिला इजाजत, मतलब कोई आपके अंदर कोई गलत इरादा है आपका, जैसे चोर वगैरह करते हैं, किसी घर में चोरी करने के लिए अगर आप किसी घर के अंदर घुसें, उसको ब्रेक इन करना कहते हैं। इसी तरह से जैसे कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ऑफिशियल बिल्डिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, या जो बहुत हाई सिक्योरिटी पे बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पर कुछ ही लोगों को एंटर होने की इजाजत होती है। तो कोई जो वो लोग जिनको की इजाजत नहीं होती है उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होने की, अगर वो इलीगल तरीके से कोई भी ऐसा तरीका अपना कर, कोई दरवाजा तोड़ के, कोई खिड़की तोड़ के, कोई सिक्योरिटी का जो भी सिस्टम है उसको तोड़ के अगर वो उस बिल्डिंग में एंटर हो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रेक इन किया है, ठीक है। इसका जो सेकंड मीनिंग है वो भी वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। चिप इन का मतलब मैंने ये जानबूझ के लिखा ताकि आपको याद रहे कि जो इन दोनों के ये भी एक मतलब है, इसके लिए भी यूज होता है, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन। टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन चिप इन के लिए भी, चिप इन का भी यही मतलब है, एक मतलब है। और ब्रेक इन का भी एक मतलब, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन। और जो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आ रहा है उसका भी ये मतलब है। ये मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये याद रहे। इसके सेंटेंसेस हो गए, थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस एंड स्टोल एवरीथिंग, कि जो चोर थे वो जबरदस्ती इलीगली फोर्सफुली हमारे घर के अंदर आए और उन्होंने जो भी चीजें थी वहां पर एवरीथिंग दे स्टोल, के वो सब कुछ चोरी करके ले गए, ठीक है। इसका जो सेकंड सेंटेंस है वो है, डोंट ब्रेक इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। वही जो मैंने इसका सेकंड मतलब बताया, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, वो उसमें कहना चाह रही है कि डोंट ब्रेक इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, कि जब मैं बात कर रही हूँ ना तो बीच में ब्रेक इन मत किया करो, मतलब कि बीच में मुझे इंटरप्ट मत किया करो जब मैं बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कट इन। कट इन मैंने आपको बताया ना कि इसका भी सेकंड मीनिंग यही है, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी कन्वर्सेशन को काटना। चिप इन भी कह सकते हैं, ब्रेक इन भी कह सकते हैं, और कट इन भी कह सकते हैं। और इसका जो पहला मतलब है वो है स्टार्ट ऑपरेटिंग। कोई भी जो मशीन वगैरह होती है, या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, या अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, अगर वो काम करना शुरू कर दें, उसका काम करने को जब ऑपरेट करने लगते हैं, वो शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए भी ये फ्रेजल वर्ब कट इन जो है वो यूज होता है। इसको सेंटेंस में देखिएगा जरा। Our first sentence is, the cooling system cuts in when the temperature increases above 18 degrees। कि जो कूलिंग सिस्टम है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जो कूलिंग सिस्टम लगाया गया है वो कट्स इन करता है, मतलब वो स्टार्ट कर देता है काम करना, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है जो ही उस बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ऊपर जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। क्योंकि जो भी कूलिंग कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर सेट किया जाता है एक टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर इससे इस पॉइंट से इंक्रीज करता है तो वो कूलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है, वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इट मीन्स के दैट सिस्टम कट्स इन, कि वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो इसका सेकंड है जो मैंने आपको बताया है, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, उसका जुमला होगा, आई हेट इट व्हेन शी कट्स इन, कि मुझे बहुत बुरा लगता है व्हेन शी कट्स इन, का मतलब जब वो मेरी कन्वर्सेशन को, मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को बीच में काटती है, तो आई हेट इट, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज come apart। come apart का मतलब होता है टू सेपरेट इनटू सेवरल पीसेस। कोई चीज या तो चूंकि वो पुरानी है या वो टूटी हुई है, उसको आपने पकड़ा और वो आपके हाथ में जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई किसी भी वजह से। शायद वो चीज बहुत बोसीदा थी, बहुत पुरानी थी, उसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी, या वो पहले से टूटी हुई थी, और अगर वो टुकड़े टुकड़े हो जाए तो इट मीन्स कि वो चीज जो है वो कम्स अपार्ट हुई है।
इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ों के अंदर शायद उनका फंक्शन ही ऐसा होता है, बिल्डिंग फंक्शन होता है कि आप उसके हर पीस को अलग-अलग कर सकते हैं और बाद में उसको जोड़ भी सकते हैं। जो अलग-अलग करना उसका जो सिस्टम लगा हुआ है उस चीज़ को बिल्ड ही इस तरह से किया गया है कि उसका हर टुकड़ा आप जो है पहले से उससे अलग करके रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को आप कम अपार्ट कर सकते हैं। उसका हर पीस जो है वो कम अपार्ट हो जाता है, मतलब वो अलग-अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है? इसका सेंटेंस देखिएगा, दिस फर्नीचर कम्स अपार्ट एंड कैन स्टोर व्हेन नॉट यूजिंग इट। कि ये जो फर्नीचर का पीस है वो सोफा हो सकता है, वो बेड हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, वो टेबल हो सकती है, कोई भी चीज है, वो मतलब कि फर्नीचर का जो पीस है वो कम्स अपार्ट हो जाता है, मतलब कि उसका हर पीस अलग हो जाता है और आप इसको स्टोर कर सकते हैं जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जब आपको यूज करना है तो आप हर टुकड़े को जोड़ ले और उसको यूज कर ले, लेकिन जब आपने उसको यूज नहीं करना है तो उसके हर टुकड़े को, हर पीस को अलग-अलग करके सेपरेट करके तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ये जो इस तरह के जो फर्नीचर्स या इस तरह की जो चीजें बनाई जाती है जब वो स्पेस सेविंग के लिए बनाई जाती हैं, अक्सर आप देखिएगा नेट पे इस तरह के बहुत सारे पीसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जो स्पेस को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं, कि जिसको कि आप अलग-अलग करके तो आप किसी स्मॉल जगह पे उसको रख के स्टोर भी कर सकते हैं और जब उसको यूज करना है तो सारे पीसेस को जोड़ के बड़ी आसानी से तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो अहेड। गो अहेड का मतलब बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए। इसका मतलब है टू स्टार्ट, टू कंटिन्यू और प्रोसीड, कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना या पहले से स्टार्ट की हुई चीज है और अगर किसी भी वजह से वो चीज इंटरप्ट हो गई है, बीच में रुक गई है और उसको दोबारा से कंटिन्यू करना, उसको जारी रखना, उसको प्रोसीड करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है? तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है ये गो अहेड जो है वो यूज होता है। इसका सेंटेंस होगा, गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन। हो सकता है कोई शख्स जो है, दोनों मतलब में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बॉस कह सकता है गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन, के मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उसको स्टार्ट करो। इसके लिए भी गो अहेड हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई जो बंदा है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, बीच में किसी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरप्ट हो गई, वो खामोश हो गया, कोई और वहां पे गुफ्तगू करने लग गया। फिर बीच में बॉस कहता है कि ओके गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन, के मतलब कि कंटिन्यू करो अपनी प्रेजेंटेशन को। स्टार्ट करने के लिए भी गो अहेड यूज होता है और कंटिन्यू करने के लिए भी गो अहेड जो है वो प्रोसीड करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट डाउन। पुट डाउन को तो एक कॉमन है, बड़ा कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये भी। पुट डाउन को तो एक ये मतलब है ना कि किसी भी चीज को नीचे रखना, जैसे पुट योर पेन डाउन, अपना जो पेन है उसको नीचे रखो, ठीक है? पुट डाउन के इसका जो दूसरा मतलब है वो है टू क्रिटिसाइज और इंसल्ट समवन। किसी भी इंसान को अगर नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, उस पर तनकीद करके या उसकी इंसल्ट करके या उसकी कमियां ढूंढ के किसी भी तरीके से अगर उस इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है तो इट मीन्स कि उस इंसान को पुट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? इसका सेंटेंस होगा, शी ऑलवेज ट्राइज टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ माई बॉस। हो सकता है दो कुलीग्स आपस में बात कर रहे हैं और एक कुलीग दूसरे को बता रहा है कि ये जो मेरी कुलीग है ना, ये हमेशा मुझे बॉस के सामने पुट डाउन करने की कोशिश करती है, मतलब हमेशा मुझे इंसल्ट करने की कोशिश करती है, या मेरे मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है ताकि बॉस की नजरों में मैं नीचा हो जाऊं, ठीक है? तो ये मुझे हमेशा पुट डाउन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ओन अप। ओन अप का मतलब होता है टू एडमिट टू हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपसे कोई गलती होगी, किसी भी इंसान से कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक होगी, कुछ गलत चीज होगी, और जब आप अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ ये मैंने किया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आप अपनी गलतियों को ओन अप कर रहे हैं। जो भी आपसे मिस्टेक होगी, जो भी आपने गलत किया है, ठीक है, उसके उसकी आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, उसको आप एडमिट कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप उसको ऑन अप कर रहे हैं, ठीक है? इसका सेंटेंस होगा, जस्ट ऑन अप टू व्हाट यू हैव डन, आई फॉरगिव यू। कि जो भी तुमने किया है उसको ओन अप कर लो, मतलब उसको एडमिट कर लो, उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा या माफ कर दूंगी। ये हो सकता है पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं हमसे, अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको मान लो, तुम एडमिट कर लो कि ये काम तुमने ही किया है, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। या समटाइम्स होता है कि ऑफिशियल ऑफिस वगैरह में भी होता है, किसी ने कोई चोरी कर ली है, कोई करप्शन कर ली है, कोई कोई इलीगल काम ऐसा कर लिया है, तो बॉस कह सकता है कि ठीक है तुम इसको ऑन अप कर लो, तो हम जो है ना तुम्हें इसकी सजा नहीं देंगे, तुम्हें हम इस बात को माफ कर देंगे, ठीक है? या घर में किसी नौकर ने जो है वो चोरी की है, तो अगर आपने उसे एडमिट करवाना है कि चोरी तुमने ही की है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जस्ट इस चीज को ऑन अप कर लो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, ठीक है?
Okay, friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly share my lessons with your friends and help me to reach out more people. Thank you very much, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.